तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि टॉपिक कल से आपके प्रॉपर आएंगे और कल से जो हम क्लासेस चलाएंगे वो उसी रूटीन पे चलाएंगे। और आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो मैंने कल कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन डाला था कि कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आपका वीक है या जहाँ वर्क नहीं कर पा रहे, तो सभी का आंसर मैक्सिमम मतलब 90% लोगों का ये आंसर था कि जीएस कमज़ोर है। यानी आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों के दिमाग से जो उत्तराखंड का खौफ था, आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जब मैं कम्युनिटी टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन डालता था या इस टाइप की क्वेरीज करता था कि क्या आपका सबसे वीक है, कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो 90% लोग कहते थे कि सर हमारा उत्तराखंड वीक है, उत्तराखंड डिटेल में करा दीजिए, उत्तराखंड अच्छे से करा दीजिए। 6 महीने के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट किया कि आपके क्या सबसे वीक है, लोग उत्तराखंड से हटते हुए मैक्सिमम लोग कहाँ की ओर आगे जीएस में। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो ये कहते हैं कि हमारा स्टार्टिंग है, वो सीख जाएंगे। यानी वो 4 महीना, 2 महीना, 2.5 महीने बाद जिस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारे फोल्डर आपके बने हुए हैं, वहाँ अगर वो लोग देख रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि आज से 2-2.5 महीना जब उनके वो फोल्डर कंप्लीट होंगे, जो किताबें बताई गई हैं अगर उसकी वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप लोग भी कहने लग जाएंगे नहीं सर हमारा अब उत्तराखंड कमज़ोर नहीं रहा। उत्तराखंड एक लेवल है, एक पीक है जिसको हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है वो कोई भी नहीं कर पाने वाला। वो अनावश्यक रूप से हम अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे अगर हम उसके ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर आपके 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, एक ऐसा पीक आता है जिससे ऊपर स्कोर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब इस प्रकार का एक ग्राफ होता है, मान के चलिए। ठीक है, यानी आप जब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं बेस से, इसको देखना, उत्तराखंड आपने स्टार्टिंग की, आपको बहुत से फैक्टर नजर आएंगे, बहुत अच्छे से आप चढ़ाई चढ़ोगे। ठीक है, आप क्योंकि जिला सीरीज पढ़ लो, आप सब नए बच्चे हो, तो आप इस प्रकार से चढ़ना शुरू करोगे। जब लेकिन आप इस प्रकार की चढ़ाई चढ़ने के बाद एक पीक पे पहुंचोगे तो आपका ये चीज ग्राफ फ्लैट होने लग जाएगा। ठीक है, फ्लैट, ये डाउन नहीं होगा, यहाँ से ये फ्लैट होने लग जाएगा। फ्लैट होने के बाद जो एक ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से कुछ बनेगा। यानी अब आप कितना भी पढ़ लो, आपके ज्ञान के लेवल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। यानी आप इसी प्रकार से चलते आ रहे हो, आप डिक्लाइन नहीं भी होगे, पुरानी चीजें भूलने लगोगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए लास्ट में। तो इस कंडीशन में अपने आप को स्टॉप कर देना है। ठीक है, कि नीचे न जाए। कहने का ये मतलब है, जब हम उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और उत्तराखंड हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड आती है 40 नंबर की ग्रुप सी खासकर, या आपके जो भी एग्जाम है, तो यहां से ग्राफ बढ़ा, आपने पढ़ना शुरू किया, आप स्टार्ट यहां से करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से पढ़ना शुरू किया, आप कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, देखो आप उछाल मार रहे हैं। यानी आप लोग हाइट को पीक का पार कर रहे हैं, आप लोग उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, बुलंदियों को छू रहे हैं ज्ञान के मामले में। तो आप इस प्रकार से ऊंचाई में चढ़ रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसा पॉइंट आ गया जब आपकी मैक्सिमम चीजें कवर होगी, तो आप फिर ढूंढने लगते हो क्वेश्चन को कि यार इस किताब से पढ़े, इस किताब से पढ़े, यहां से पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े। तो एक ऐसा दौर आता है जहां आपका ये चीज फ्लैट होने लग जाती है। यानी टाइम तो आप बहुत दे रहे हो, इनपुट बहुत है आपका, लेकिन आउटपुट आपको नहीं मिल पा रहा, यानी उसका परिणाम नहीं मिल पाता, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो यहां जो कंडीशन है, अधिकांश बच्चे यहां हैं। यानी मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे मेरे साथ पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं, उनका उत्तराखंड यहीं पहुंच चुका है। अब क्या हो रहा है, अब कोई अनावश्यक क्वेश्चन फैक्ट ढूंढ के आपसे पूछे, आप वहीं फंसोगे। वरना जो जनरल उत्तराखंड का ज्ञान है, जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड जो है, यानी उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है, आप उस पॉइंट को कवर कर चुके हैं। यानी अब आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाई चांस किसी केस में आपके उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो इस पीक के बाद के आते हैं, तो वो फिर कोई नहीं कर पाने वाला। वो सिर्फ आप ही नहीं है, वो कोई भी छात्र नहीं कर पाएगा। तो आपकी कट ऑफ जो है वो नीचे आ जाएगी। उत्तराखंड बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल अगर आती है एग्जाम में, हमारी जो सोच से बाहर के क्वेश्चन अगर आते हैं, तो मान के चलिए कि वो उत्तराखंड के क्वेश्चन किसी को नहीं आ पाएंगे। यानी सब वहीं के वहीं धराशायी हो जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है, आप अधिकांश बच्चे इस दौर में हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी चढ़ाई चल रहे हैं, यानी जो उत्तराखंड कांस्टेबल, दरोगा या नए जो विद्यार्थी हैं, वो अभी जैसे यहाँ जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री,
ये सब चीज़ें वो पढ़ रहे होंगे प्लेलिस्ट से होपफुली, और उनके पास एक आध किताब जो मैंने परीक्षावाणी में करा रहा हूँ साथ साथ ही वो देख रहे होंगे। और उत्तराखंड की एक किताब कहते हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, इतिहास की आती है अजय रावत जी की, ये किताब अगर वो पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए वो भी एक दौर ऐसा आएगा कि वो इस पीक को पहुंच जाएंगे। बस यहाँ से आपको क्या करना है, रिविजन करना है। यानी आप जो चीजें पढ़ी है उसको पचाइए, उसको पचाने के बाद आप लोगों का काम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, जो लोग ये कह रहे थे कि सर जीएस, अब मैंने भी यही सोचा कि जैसे आज मन भी नहीं था, ये रियलिटी है, जब मूड नहीं होता मैं करा नहीं पाता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा वीकनेस की वजह से अब रिकवरी हो चुकी है। अब मैं कल से प्रॉपरली मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लासेज आएंगी आपकी, नेक्स्ट हम लोग क्लास देखेंगे और वो आपके लिए फायदेमंद ही होगी। तो आज मुझे लगा कि यार चलो जीएस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर आप जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी 30 नंबर की लगभग जीएस आएगी, 28 से 30 नंबर की, और वही एक ऐसी चीज है जो बेड़ा गर्क करती है। यानी वही हमारे जो सबसे भयंकर चीज है जो एग्जाम में, हम उत्तराखंड तो पार पा ही लेते हैं, हम 25-30 नंबर ले ही आते हैं, मतलब सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे हैं, जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं, वो 25 से 30 नंबर ले आते हैं 40 में से। लेकिन जो जीएस है, कोई 15, कोई 18, कोई 10, कोई 12, कोई 15, कोई 11 नंबर, इस प्रकार से वो अटक जाते हैं आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 28 या 26 जितने भी क्वेश्चन देते हैं। तो वो क्या करता है, आपके सिलेक्शन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अब हमेशा ध्यान रखना, जीएस का जो सेक्शन है बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और हम ये सोचते हैं कि यार इतना बड़ा पोर्शन है, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से आएगा, हमें क्या क्या तैयार करके जाना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए जीएस में कि हमारा जो पेपर है वो सही हो जाए। सबसे बड़ी बात ये आती है आपकी। लेकिन इसको तैयार करने से पहले हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जितना बड़ा पोर्शन होता है क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। हम जैसे पढ़ते हैं, ये थोड़ा ना कि वही हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, अगर बाई चांस हमने छोड़ दिया, उसी से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे बताओ। अब भूगोल हम क्लास पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आएगा 1 या 2, और ये हो सकता है ना आए, तो हम ये कभी नहीं सर्च कर सकते कि यार इस किताब से हम जीएस पढ़ें, इस पॉइंट को हम पढ़े, कुछ पता नहीं है कि जीएस में क्या आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि हमेशा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीएस में फिक्स्ड होती हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो बेसिक कहा जाता है उसको। यानी अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ लें तो संविधान में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, और इसके अलावा महान्यायवादी, ये जो सब चीजें हैं ये बेसिक हैं। हिस्ट्री पढ़ ले तो पता होना चाहिए विभिन्न प्रकार के आधुनिक भारत के आंदोलन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और इसके अलावा जो भी स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, या जो आंदोलन वगैरह हुए थे, जो मतलब आपका जनजाति वगैरह विभिन्न आंदोलन हुए थे, वो आंदोलन। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ले तो ऋग्वेद, थोड़ा सा मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकालीन भारत पढ़ ले तो मुगल पीरियड वगैरह, अंग्रेजों का आगमन, विभिन्न जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई उनका आगमन। भूगोल पढ़ ले तो भारत की नदियां, झील, पर्वत, दर्रे, पठार, इसके अलावा अलग अलग प्रकार की जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लें तो उसमें वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा आइडिया कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी ओवरऑल हम कंक्लूजन निकालें तो इस प्रकार की चीजें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। अब हो क्या रहा, देखो जैसे मैंने खुद नोटिस की, या मैं कुछ नोटिस करता हूँ चीजों को, तो मैंने ये फील किया, ये महसूस किया कि आपके जो एग्जाम हो रहे हैं, यानी जो आप ग्रुप सी वगैरह के अगर आप एग्जाम देते हैं, यूकेपीएससी का तो अपना पैटर्न है, वो तो प्रॉपर चीजें पूछता है और वही चीजें एग्जाम में आती भी हैं जो हम पढ़ के जाते हैं। यूकेपीएससी का फंडा सही है, अगर उसने मूल अधिकार टॉपिक दिया तो प्रॉपर मूल अधिकार से क्वेश्चन दे देगा, अगर आपने नीति निर्देशक तत्व सिलेबस में तो उससे प्रॉपर क्वेश्चन देगा। लेकिन यूकेपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी बहुत ज्यादा फैक्ट ना पूछ के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वो पूछने लग गया। अब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सिलेबस है बहुत बड़ा, लेकिन आपके पास संसाधन या टाइम या जो भी कहो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन रहता है पढ़ने का, बहुत चीज़ें आप सोचते हैं यार ये चीज़ें कवर करनी, ये करना, ये कैसे हो पाएगा। तो आपके कभी कई चीज़ें ऐसी होती है जो समझ नहीं आ पाती कि जीएस को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, और ये जो सबसे बढ़िया तरीका है ये इसी तरीके से आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, यानी जीएस स्ट्रांग करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं ये जानता हूं, आप ग्रुप सी जो बढ़िया एग्जाम की तैयारी करेगा, यानी जो अपर पीसीएस या कोई हार्ड लेवल के एग्जाम की तैयारी करता है, थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम की तैयारी करता है, उसकी जीएस में ऐसी स्ट्रांग होती है मेरे नजरिए से। ठीक है, मैं इतना मानता हूँ जो अच्छे एग्जाम की तैयारी करता है उसकी जीएस ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वहाँ जीएस ही ज्यादा वेटेज रखती है। अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं यूकेपीएससी के या यूपीपीएससी
पीएससी के या यूपीएससी के, यानी जो बड़े एग्जामों की तैयारी करता है उसकी जीएस में से स्ट्रांग रहती है। सबसे ज्यादा जीएस में मार खाता है जो 100 नंबर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, खासकर स्टेट की। ठीक है, यानी उत्तराखंड स्टेट की अगर आप कर रहे हो, यूपी स्टेट के कर रहे हो, 100 नंबर की जो आपकी मतलब जीएस है, यानी 100 नंबर का जो पेपर है, इस एग्जाम में जहां आपका लोकल स्टेट से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, ये बेचारे सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब इन्हीं के लिए आता है। देखो, हो सकता है मैं कह दूं कि आप एनसीईआरटी की सारी किताबें पढ़ो 6 से 12 तक, क्या फायदा बताओ, ये तो आपको फंसाने वाली बात होगी। आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी की और कह दिया कि आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पढ़ो, क्या मिलेगा बताओ, वहीं धराशायी हो जाओगे, मुझे गालियां दोगे कि सर ने कहा था हमने पढ़ा आया कुछ नहीं। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, इसी चीज से मैं कहता हूं, इसी चीज से हमें ओवरकम करना है, इसी चीज से बाहर निकलना है और हमें एक ऐसी रणनीति की स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है कि हमारे जीएस स्ट्रांग हो जाए, हम एग्जाम में मात ना खाएं। ठीक है, देखिए जीएस स्ट्रांग करने के लिए आपके पास सबसे पहले 2-3 किताबें होनी चाहिए, 2-3 सोर्स होनी चाहिए और वनडे एग्जाम के आधार पर। ठीक है, जीएस स्ट्रांग करनी कैसे, वनडे एग्जाम के लिए। जो डेप्थ में पढ़ता है उसका तो ठीक ही है, उसको तो आती होंगी चीजें, लेकिन वो क्या करे बताओ। अब इसको तैयार करने का जो तरीका है, सबसे पहले अपना वीकली शेड्यूल बनाओ कि आपको हफ्ते में 2 सब्जेक्ट जीएस के लेके चलने हैं। सपोज आपने कहा कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी लेके चलता हूँ, ठीक है, कुछ भी लेके चलो, संविधान या वो, या आपने कहा कि मैं ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स से शुरू करता हूँ, जो भी आप लेके चल रहे हो, ठीक है, इतना आप लेके चलोगे। अब देखो, अगर आप यूके ट्रिपल एससी कर रहे हैं या यूके पीएससी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, या आप यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, कुछ भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहां जीएस है, ठीक है, कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी बॉडी हो एग्जाम कराने वाली, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रहती है, सर्वाधिक जो प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चन पूछने की, वो एनसीईआरटी आधारित रहती है। यानी उसको ये लगता है कि ये बच्चा अगर 12 पास का एग्जाम दे रहा है या ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने आया है या उसकी तैयारी इसने की है उस लेवल के एग्जाम की, तो इसको जीएस एटलीस्ट बहुत ज्यादा फार, यानी बहुत ज्यादा, बहुत इधर उधर का पता ना भी हो, तो वो क्या करता होगा, एनसीईआरटी की किताब पढ़ता होगा। लेकिन आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे पढ़ोगे 6 से 12 तक की सारी किताबें? आप ये जानते कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करो, जीएस का वेटेज आपको पता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वही सबसे ज्यादा है, उसी से सिलेक्शन होता है। कैसे आप चीजों को छोड़ सकते हो, कैसे मिसमैच कर सकते हो बताओ? तो इसलिए आपसे कहा गया कि आप लोग एनसीईआरटी सार पढ़िए, यानी एनसीईआरटी सार। आपको कुछ नहीं करना, उसमें फैक्ट दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव लाओ या एनसीईआरटी वन लाइनर लाओ। महेश बर्णवाल जी की मैंने कहा था एक आती है एनसीईआरटी सार, महेश बर्णवाल जी की आती है एनसीईआरटी सार। अगर आपने कहा कि मैं ये काम करता हूं सर, हिस्ट्री और पॉलिटी शुरू करता हूं, तो इसमें फैक्ट पढ़ लो ना। यहां सिर्फ आपको फैक्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फैक्ट, यानी तथ्य जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, यानी यहाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। ये एनसीईआरटी सार, ये किसके माइंडसेट को पकड़ के हमने कहा कि आप एनसीईआरटी सार तैयार करो, ये हमने एग्जामिनर की, यानी जो एक समझदार एग्जामिनर होता है, जो ठीक ठाक एग्जामिनर होता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हाँ नहीं बंदा पेपर सही बनाता होगा, तो उसकी अगर थिंकिंग सोचोगे, उसका जो सोचने का, क्योंकि आपने अपनी तैयारी करती ये भरपूर नहीं है सिलेक्शन के लिए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। तो मेरी हमेशा से ये राय रही है, ये बेसिक है, ये सबको इसके फैक्ट पता होने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या कर देना है, अपने 2 सब्जेक्ट लेके चलो, जब तक 2 सब्जेक्ट के फैक्ट तैयार नहीं हो जाते, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाओ उसका अगर टाइम मिलता है, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने का समय आता है तो हम किताब पकड़ के पूरी किताब रिवाइज नहीं कर पाते। आप क्या करो, आप अपने आत्मा से पूछो कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता है। जो आता है ठीक है, जो नहीं आता उसको नोट कर लो, ताकि उसको रिवीजन करते रहो। 2 चीजें यहां से लेके चलो इसमें से, और टारगेट बनाओ आपका 1 महीने के अंदर में किसी भी हाल में हिस्ट्री और पॉलिटी, जैसे आपने एनसीईआरटी सार हिस्ट्री और पॉलिटी से कंप्लीट किया, हिस्ट्री और पॉलिटी, टारगेट बना दो 1 महीना, 1 मंथ, ठीक है, किसी भी केस में 1 महीने का आप लोग टारगेट बनाएंगे तो आपका एनसीईआरटी सार के फैक्ट तैयार हो जाएंगे। और ये फैक्ट कैसे होंगे, जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में होंगे, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो यहाँ आपके फैक्ट में वो लगभग मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी फैक्ट तैयार हो जाएगा, बहुत लेंदी नहीं किताब, एक बार मेहनत करोगे वो फैक्ट हमेशा काम आएंगे, आपके तथ्य बहुत अच्छे होने लग जाएंगे और एग्जाम में फैक्ट ही पूछता है। दूसरा होता है जो किताब होती है, उसमें हम ये सोचते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी
कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो किताबें बनी है ये तो आपके एनसीईआरटी आधारित बनी है। ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि इनको ये लगता है कि एग्जामिनर का जो माइंडसेट होगा वो एनसीईआरटी आधारित होगा, तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन कंपटीशन का जो एक अलग नजरिया होता है, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो नजरिया होता है क्वेश्चन पूछने का, वो अलग होता है। वो एनसीईआरटी आपके एग्जामिनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग बनती है, और ये जो अदर किताबें होती है ये कंपटीशन के अकॉर्डिंग बनती है। तो क्योंकि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करोगे बताओ? वनडे एग्जाम के लिए कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करोगे जीएस को? दो सोर्स हो सकते हैं, एक ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ल्यूसेंट जीएस ऑब्लिक ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं तो घटना चक्र जीएस, घटना चक्र जीएस, ठीक है। घटना चक्र की जो अलग अलग सब्जेक्ट की आती, अब इसमें भी कई पैच हैं। पैच इस बात को लेके जो बेसिक एग्जाम, जो 12th पास, जो कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या फिर जो इस प्रकार के 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये दो काफी हैं, ये दो, ठीक है। उनको क्या करना है, जैसे आपने एनसीईआरटी के फैक्टर यहां से लेके चले, आपका ये फैक्टर स्ट्रांग होता गया। सेम चीज हिस्ट्री पॉलिटी आपने यहां से पढ़ा, हिस्ट्री पॉलिटी को आप यहां से भी, एनसीईआरटी ल्यूसेंट जीएस की किताब आपके पास होगी, आपने एक टॉपिक पढ़ा, पहला आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा, आपने वैदिक पीरियड पढ़ा, आपने मौर्य पढ़ा, जो भी चीज पढ़ते हो सेम चीज को यहां से ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से आप उसके फैक्टर लगा लो, यानी उसके टिक मार्किंग कर लो कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, इससे आपको पता चल जाएगा। यानी आपने यहां से पढ़ना शुरू किया इससे, ठीक है, इससे पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव आपके बन रहे हैं नहीं बन रहे, और सेम चीज आपने यहाँ हिस्ट्री पॉलिटी किया, यहाँ भी आप लोग हिस्ट्री पॉलिटी कीजिए। तो 1 महीने का टाइम आप इसको कंप्लीटली दोगे तो आपका इतिहास और पॉलिटी यानी संविधान में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हो जाएगी, बहुत आप मजबूत छात्र कहने लगोगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खुद ही आगे बढ़ जाएगा। यानी आपने दो चीजें लेके चले, आपने क्या किया, आपने यहाँ से फैक्ट तैयार किए, आपने कहा थोड़ा बोर हो रहा हूं तो इन दो में से ये देख लेता हूं। इसी प्रकार से जब आपका ये कंप्लीट होता है, आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फैक्ट तैयार किए, यहां आपने ये कर लिया। लेकिन जैसे दरोगा, पटवारी, लेखपाल, थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग घटना चक्र जीएस के फैक्ट तैयार करना, यानी आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव न लेके घटना चक्र के पुराने क्वेश्चन, जीएस पुनर्वलोकन करके आती है, वो ले लो अलग अलग सब्जेक्ट की, वो आपकी हमेशा काम आएंगी। तो आपने ल्यूसेंट जीएस पढ़ा, यहां से इसके फैक्ट लगा दिए, इसे टॉपिक वाइज इसमें होंगे, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा जीएस को इस प्रकार से। तो आपने एक रणनीति बनाई, आपने कहा यार हम लोग कंप्लीटली इस तरीके चलते हैं, इस पैटर्न पे चलते हैं, तो हमारी जीएस, आप खुद देखोगे कि हमारी जीएस कुछ समय में बहुत ज्यादा क्या होने लगी, स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत होने लगी, हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या हो गया, जनरेट हो गया। बाकी अखबार वगैरह आप लोग पढ़ते ही होंगे, अखबार आप जानते हैं, अखबारों से भी आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए कि मेरा इसमें क्या रोल रहने वाला, वो देखिए आता है मेरा रोल, ठीक है। आपने क्या किया, अपने आधार पे तथ्य तैयार कर दिए, फैक्ट, ठीक है। उत्तराखंड तो आप रिवीजन कर रहे होंगे, मैं जानता हूं जो पुराने बच्चे हैं। अब आपका अपना, मेरा क्या रोल है, मैं हमेशा से कहता हूं, देखिए मेरा जो हमेशा से रोल रहा है आपकी लाइफ में, वो सिर्फ मार्गदर्शक का रहा है, और हमेशा कहता हूं मेहनत आपकी, मार्गदर्शन मेरा। यानी मेहनत तो बच्चों खुद करनी पड़ती है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपने सिलेक्शन के लिए, किसी को दोषी या किसी को क्रेडिट देना या किसी को ब्लेम करना, ये सही नहीं है। बच्चा जब तैयारी करता है उसको सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत। अब आपके घर आके मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, आपके घर बैठ के मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ ये पढ़, इसको पढ़, ये पढ़, ऐसा तो कह नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि हाँ ये चीजें इस तरीके से करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आप कितना चीजों को फॉलो करते हैं वो आप जानिए, मुझे क्या पता आप कितना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पता लगा पढ़ा रहे हो, घर पे घोड़े बेच के सोए हो, तो इस प्रकार से सिलेक्शन नहीं हो पाता। वर्दी पहननी है, वर्दी का ख्वाब लेके चल रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग करना ही होगा ना, कुछ ना कुछ चीजें मजबूत करनी ही होंगी, ठीक। तो अब देखिए तीसरी चीज आती है मेरा क्या रोल। मैंने हमेशा कहा है मेरा काम वहां है जहां आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, यानी जहां आपके कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी तो वहां पर मैं सामने आ जाऊंगा। यानी मैं आपकी क्या बनाता हूं, मजबूती कॉन्सेप्ट पे। यानी मैं आपसे कहता हूं कि जिस दिन मेरी जो जीएस की क्लास चलती है उसको आप सुन लिया कीजिए, उस टॉपिक को आप अपनी किताब से यहां से फैक्ट वगैरह लगाइए कीजिए, वो कॉन्सेप्ट बनाएगा आपको। जैसे कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आपके यहां से नहीं बन पाएंगे, यहां से तो सिर्फ फैक्ट सीखोगे, और ये थोड़ा कि सिलेक्शन के लिए सारे फैक्ट आते हैं। पुराने पेपर उठा लो, 25 नंबर की 30 नंबर की जीएस होगी तो 10 बार के फैक्ट होंगे, 10 बार के कॉन्सेप्ट होंगे। वो लगता नहीं है, वो दिखता नहीं है अभी कॉन्सेप्ट का है, लेकिन रियलिटी यही है, आधे कॉन्सेप्ट आते हैं आधे फैक्ट आते हैं। तो कॉन्सेप्ट तैयार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए मैंने कहा। बाकी कई बच्चे ऐसे हैं जिसको फैक्ट यहां से समझ नहीं आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यानी हमारा वो नहीं बन पा रहा, क्या कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हो पा रहे, कैसे होगा।
तो आपसे मेरे जैसे कॉन्सेप्ट तो हो जाएंगे, फैक्ट कैसे तैयार होंगे। मैंने प्लेलिस्ट में पहले ही वीडियो बनाई है, जैसे आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के आपको एनसीईआरटी के फैक्ट देखने हैं, जो किताब नहीं परचेस कर पाता है, ठीक है, यानी जिसके पास संसाधन नहीं है कि वो एनसीईआरटी महेश बर्णवाल की ले पाए या कुछ करे, तो मैंने कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सकते, जैसे आप लोग आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटी फैक्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। पॉलिटी की वीडियो मैंने कराई है, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता पॉलिटी की वीडियो आप वहां से देख लीजिए। इकोनॉमिक्स मैंने अभी भले ही एक ही क्लास करा रखी, ये वाली नई वाली पुरानी इकोनॉमिक्स के वहां जितने सिलेबस में ग्रुप सी वगैरह यूके ट्रिपल एस के सिलेबस की वीडियोस हैं वो आपके वहां पड़ी हुई हैं, वहां मैंने आपको उसकी तैयारी करा रखी है। और इसके अलावा जो आपको जियोग्राफी है, जियोग्राफी की क्लास में 2-3 फोल्डर होंगे, एक एनसीईआरटी वाला होगा, एक आपका जनरल होगा, भारत का भूगोल भी होगा, उसमें विश्व का भूगोल, एक मैपिंग वगैरह, कुछ 2-3 जगह फोल्डर होंगे, वहां होंगे। अगर आप वो तैयार करते हैं तो जीएस अपने आप में आपकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे जीएस के लिए, और ये जो फॉर्मूला अपनाओगे कुछ दिनों में देखना आपकी जीएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। बाकी कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर वाली क्लासेस आने वाली, हिंदी का टेंशन मत लो, ठीक है। हिंदी की जो वीडियो, जैसे आपको लगता है कि यार हिंदी हमारे पीछे है, थोड़ा हम तेज बढ़े, हिंदी में जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली भले ही एक क्लास आएगी। अगर किसी को लगता है नहीं हमें हिंदी जल्दी कवर करनी है, यूके ट्रिपल एस हिंदी नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट में, आप वहां से भी टॉपिक देख सकते हैं। जैसे विराम चिन्ह वाला सिलेबस में दिया, मैं विराम चिन्ह थोड़ा ना पढ़ाऊंगा, वो आपको विराम चिन्ह तो पढ़ाया है वो मैंने, ठीक है। इसी प्रकार से जो संधि आपके सिलेबस में दी हुई है, संधि में उसने एक ही दी है, वो व्यंजन संधि नहीं दी, मतलब उसने जो दूसरी वाली संधि है, एक आपका स्टार्टिंग वाली जो दीर्घ संधि स्वर संधि के अंदर की जो 5 एग्जाम्पल है वो सिलेबस में दिया है, वो मैंने कराया है, तो आप लोग उसको तैयार कीजिए। यानी अगर आपको समय का यूटिलाइज करना है, अगर आपको लगता है कि हिंदी हमें यूटिलाइज करनी है, जल्दी से हमें हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो जो पहले कराया हुआ है एक बार उसको देख लीजिए, जैसे भी करते हो जितना समझ आता है, दोबारा जब उस टॉपिक पे आऊंगा तो आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। कल से देखते हैं हम प्रॉपर वाली क्लास, इसको अपने आप में जहन में बिठा लीजिए कि जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कल से मैं आपके साथ फिर मिलता हूं नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू।